एक बड़ी खबर मुरादाबाद से इस वक्त हमारे पास है। क्वारंटीन सेंटर में बार डांसर्स ने हंगामा किया है। जी हां, शराब और बियर न मिलने पर हंगामे का आरोप लगा है। मुंबई से लौटी बार डांसर्स को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। रोकने की कोशिश करने पर पुलिस या भद्रता की है। बड़ी खबर मुरादाबाद से। मुंबई से लौटी बार डांसर्स ने हंगामा किया है क्वारंटीन सेंटर में। शराब और बियर न मिलने पर हंगामे का आरोप लग रहा है इनके ऊपर। बार डांसर्स क्वारंटीन में रखी गई थी मुंबई से लौटी, और उन पर आरोप है कि शराब और बियर न मिलने पर उन्होंने हंगामा किया है क्वारंटीन सेंटर में। मुरादाबाद से बड़ी अपडेट। क्वारंटीन सेंटर्स में आप हंगामे की खबरें देखते रहे हैं। ये उसी से संबंधित एक और खबर मुरादाबाद से। क्वारंटीन सेंटर में जो बार डांसर्स रखी गई मुंबई से लौटी, उन्होंने वहां पर हंगामा किया है बताया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि बियर और शराब न मिलने पर उन्होंने हंगामा किया है। बड़ी खबर। हम आपको इनके हंगामे की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आपकी स्क्रीन पर होंगी। एबीपी गंगा ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा है इन बार डांसर्स के हंगामे की, जो मुरादाबाद के क्वारंटीन सेंटर में इन्होंने किया है। कुछ ही क्षणों में, किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें होंगी। कहा जा रहा है कि शराब और बियर ना मिलने पर इन्होंने हंगामा किया है क्वारंटीन सेंटर के भीतर। ये बार डांसर्स मुंबई से लौटी हैं और इन्हें क्वारंटीन किया गया 19 सेंटर्स में। कहा जा रहा है कि इन्होंने शराब और बियर ना मिलने पर हंगामा किया है। बस उसकी तस्वीरें आने ही वाली हैं आपकी स्क्रीन पर, और सबसे पहले आप उसे एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इन बार डांसर्स ने क्वारंटीन सेंटर में बियर और शराब के लिए हंगामा किया है। देखिए आप तस्वीरें। इन्हें क्वारंटीन किया गया है चूंकि ये मुंबई से लौटी थी मुरादाबाद, और जैसा कि व्यवस्था है बाहर से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, तो उसी सेंटर में जरा आप देखिए इन्होंने क्या किया। अपने ही अंदाज में बार डांसर्स हैं, अपने ही अंदाज में इन्होंने बियर और शराब की मांग की वहां पर मौजूद लोगों से जो व्यवस्था देख रहे हैं। और ये देखिए आप सबसे पहली तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। मुंह पर मास्क लगाए, अपने चेहरे को ढके हुए, और देखिए आप जो लोग ऊपर के फ्लोर्स पर मौजूद वो इस तमाशे को देख रहे हैं। उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, इनकी संख्या कितनी होगी इन क्वारंटीन सेंटर्स में इन डांसर्स की, और कितनी देर क्या कहते हुए इन्होंने क्या किया? देखिए, हम आपको बताना चाहिए कि ये जो डांस कर रही हैं ये बाराएं हैं जो मुंबई के बार डांसरों बार में डांस का काम करती है, लेकिन मूल रूप से मुरादाबाद की रहने वाली है। ये लगभग 72 लोग हैं जो 2 ट्रकों में सवार होकर के मुंबई से मुरादाबाद पहुंचे थे। मुरादाबाद के आदर्श कॉलोनी के ये सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने इन लोगों का सैंपल किया और 20 लोगों का सैंपल कराया था, जिसमें से 5 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से इन सभी लोगों को मुरादाबाद के MIT कॉलेज में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है उसमें रखा गया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने शराब की मांग की और घर जाने की मांग की, और जब नहीं मानी गई इनकी मांग तो ये इस तरह से डांस करने लगी बार डांस से, और तमाम बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूरा हंगामा यहाँ पर बहुत देर तक चलता रहा। MIT कॉलेज है, उसके अंदर इन लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया है। उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया बड़ी तादाद में, फिर इनको जी, महिला पुलिस कर्मियों के आने के बाद क्या हुआ उबैदुर रहमान? तो आप जैसा कि देख रहे हैं इन क्वारंटीन सेंटर्स में, जैसा कि अभी उबैदुर भी बता रहे थे, ये बार डांसर्स मुंबई से लौटी हैं, ट्रक से लौटी, मूल रूप से मुरादाबाद की, और जब इन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया तो इन्होंने इस तरीके से हंगामा किया। इनका कहना था कि इन्हें शराब और बियर दी जाए।
अगली खबर औरैया से, वहां पर लॉकडाउन 4 का जमकर उल्लंघन हुआ है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे। बिदुना बाजार में जमकर भीड़ उमड़ पड़ी है लोगों की। तस्वीरें आपको दिखाने आ रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़, ये देखिए आप, सामान्य दिनों जैसी स्थिति। सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं औरैया की तस्वीरें। लॉकडाउन 4 का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं लोग। बड़ी तादाद में दुकानों पर खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हवा हो गई है। यहाँ पर बुध बाजार लगा हुआ है, जो कि साप्ताहिक बाजार होता है। जैसे ही ढील हुई और जैसे ही ये बाजार लगा, लोग उमड़ पड़े। औरैया की तस्वीरें, लॉकडाउन 4 का जमकर उल्लंघन। आप देख सकते हैं बिदुना बाजार में जमकर भीड़ दिख रही है। कोई पालन नहीं हुआ है किसी चीज का, सोशल डिस्टेंसिंग का, जो एक सेफ डिस्टेंस हो सकती है उसका। औरैया की तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई। सूर्या हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या, बिल्कुल सामान्य दिनों जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। पुलिस दिखाई नहीं दे रही वहां पर? देखिए, जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है वैसे ही दुकानदार कुछ देर के लिए भीड़ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जाके फिर ये जो है उसी हिसाब से उसी ढर्रे में फिर दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद ये भीड़ पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, आप भीड़ देख सकते हैं। जिस हिसाब से भीड़ बेकाबू ऐसी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद इन दुकानदारों को केवल पैसे की तो अपनी सूझ रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे अगर एक भी अगर पॉजिटिव आ गया तो इनके क्या हालात होंगे, या और जनता के साथ इनके क्या हालात बनाएंगे ये लोग। बिल्कुल आपने ठीक कहा सूर्या, ये लोगों को समझना होगा, जो कि शायद वो समझने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मजदूरों के लिए कांग्रेस और प्रदेश सरकार के बीच शुरू हुई सियासत अब जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रदर्शनों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। तस्वीरें देखिए आप। इस बात को एंटिसिपेट करते हुए कि प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस और वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड। ये देखिए आप कैसे प्रशासन का यह अनुमान कि बसों पर हो रहा सारा राजनीतिक ड्रामा प्रदर्शन का रूप ले सकता है। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस की बसों को लेकर शुरू हुई सियासत तेज होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी के बाद इस समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। प्रदेश कार्यालय के सामने हम इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माल एवेन्यू के सामने ही मौजूद हैं। जो कांग्रेस कार्यालय का गेट है उसको भी फिलहाल बंद रखा गया है, किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो परिचित लोग हैं, जो खास लोग हैं, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि कहीं माहौल और ख़राब ना हो जाए। कांग्रेसी जो हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो हैं वो सड़कों पर ना आ जाएं। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, ऐसे हालात ना बने, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर, मस्जिद में ईद की नमाज पर बड़ा फैसला दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और राहत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद में नमाज, ईद की जो नमाज है उसको लेकर एक बड़ा फैसला दिया है और 1 घंटे खोले जाने की जो मांग थी ईद के दिन, उसे खारिज कर दिया है। बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। राज्य सरकार से अनुरोध करें, ये बात कही हाईकोर्ट ने पिटिशनर को।
मोइन, मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। अब मोइन, पिटिशनर कौन थे, क्या मांग थी, कोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं शाहिद अली सिद्दीकी। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक लेटर पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें ये मांग की थी कि ईद के दिन जो उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं, जो ईदगाह हैं, उनको सुबह 9 से 10 बजे तक 1 घंटे खोले जाने के लिए परमिशन दी जाए। उसमें दलील ये दी गई थी कि जो ईद की नमाज होती है वो जमात के साथ होती है, यानी सामूहिक तौर पर ही होती है, और उसे घर पर अकेले अदा नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और बाद में अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि जो पिटिशनर हैं, जो वकील थे, वो सीधे तौर पर हाई कोर्ट आ गए थे। उन्होंने राज्य सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखी थी, उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया था, किसी दूसरी अथॉरिटी से कोई अनुरोध नहीं किया था। तो अदालत ने इस ग्राउंड पर उनकी इस अर्जी को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा कि पहले आप राज्य सरकार के पास जाइए, अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती है या आपकी अर्जी पेंडिंग रखी जाती है, तब आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तब हाई कोर्ट उस मामले में दखल देगा। हाई कोर्ट सीधे तौर पर इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। तो उन्होंने जो उम्मीद पाली हुई थी कि ईद के दिन ईदगाह और जो दूसरी मस्जिदें हैं उत्तर प्रदेश की, वो 1 घंटे खोले जाने के लिए हाई कोर्ट आदेश दे सकता है, वो रास्ता फिलहाल बंद हो गया है और याचिकाकर्ता को अब राज्य सरकार के पास जा करके अपनी अर्जी लगानी होगी और उसके सामने अपनी पक्ष रखना होगा, अपनी दलील रखनी होगी। मोइन, अब याचिकाकर्ता सरकार के पास जाने का मन बना रहे? जी बिल्कुल, अभी उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि हाई कोर्ट का निर्देश है और वो चाहते भी हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो ईद की नमाज अदा कर सकें। ईद की नमाज घर पर नहीं पढ़ी जा सकती है, जमात के साथ हो सकती है, मस्जिदों और ईदगाह में ही हो सकती है। इसलिए वो फौरन एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको जल्द से जल्द जो है वो राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि चूंकि ईद में अब सिर्फ 4 दिन का ही वक्त बचा है, इसलिए जल्द से जल्द उनकी इस मांग पर विचार किया जाए और कोई फैसला लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद भाई। एक घंटे ईद के दिन मस्जिद खोले जाने की जो मांग थी उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार किया कि पहले आप सरकार से यह अनुरोध करें, हर बात के लिए कोर्ट आना उचित नहीं। बड़ी खबर और एक और बड़ी खबर, लोक गायिका मालिनी अवस्थी का बयान, आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगी। जी हां, कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ट्वीट किया था। मालिनी के पति उत्तर प्रदेश के एसीएस ग्रे हैं अवनीश अवस्थी। बसों के विवाद पर कांग्रेस नेता ने निजी टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी में उन्होंने लोक गायिका मालिनी अवस्थी को घसीट लिया था। इसी बात पर खफा मालिनी अवस्थी और अब वो कोर्ट जाएंगी इसके खिलाफ। तो कांग्रेस नेता की परेशानी बढ़ती हुई यहां पर। बसों की सियासत के बीच मजदूर बेबस और लाचार हैं और अब तो लोक कलाकार भी इसकी जद में आ गए। हमारे साथ मालिनी अवस्थी लोक गायिका पद्मश्री मौजूद हैं जो व्यक्तिगत हमले को झेल रही हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब आप राजनीतिक लड़ाई में पार नहीं पा पाते हैं और कहीं ना कहीं हारने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत निशाना बनाते हैं और वहाँ पर आप आक्रमण करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो सबसे नर्म और कोमल पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी कि परिवार। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रयास देख रहा है। मैं तो बहुत दंग हूँ और हैरान हूँ और मेरे संग संग पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि एक ट्विटर एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, लेकिन उस माध्यम में जब आप व्यक्तिगत हमले पे ले आते हैं, आप मजदूरों की इस समय इतनी बड़ी देश की चिंता है, प्रवासियों की, वहाँ की बात को आप धीरे धीरे लाते लाते मेरे पति और फिर उसके बाद मेरे गाने पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे इतने निजी आक्षेप करते हैं कि मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहती हूँ जो ट्वीट में बोला गया है। और मैंने इसलिए जवाब दिया कि या तो इन बातों को साबित करें और या फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। और उसका कारण है वीरेश, क्योंकि मुझे लगता है कि हम आ तो गए 2020 में, लेकिन आज भी हर सफल महिला को जिसने अपने परिश्रम और लगन से समाज में अपनी एक जगह बनाई है, उसको बार बार जवाबदेही देनी पड़ती कि वो सफल क्यों है और कैसे हुई। और मैं हैरान हूँ कि ये ट्वीट एक ऐसे दल के व्यक्ति द्वारा आया है जहाँ पर महिला नेताओं का आज नहीं पिछले 30-40 वर्षों से बोलबाला है।
महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बातें जो करते हैं, मुझे हैरानी है कि क्या वो ये सोच सारे लोगों के लिए रखते हैं। और दूसरी बात, न सिर्फ महिला का अपमान बल्कि एक महिला लोक कलाकार का अपमान। मुझे लगता है कि क्या मैं यदि मुझे लगता है कि यदि मैं रैप सिंगर, पॉप सिंगर होती, बॉलीवुड सिंगर होती तो शायद ये प्रहार नहीं होता। उनको शायद आपत्ति ही सी बात से होगी कि मैं देश की संस्कृति पर काम कर रही हूँ, मैं देश से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात कहती हूँ, मेरे पति प्रशासनिक सेवा में है। ये एक भगवान द्वारा बनाया गया बहुत सुखद संयोग है, जिस पर मुझे बहुत अभिमान है कि मैं एक बहुत ईमानदार और कर्मठ और नेक निष्ठावान पति की पत्नी हूँ। लेकिन आप अपनी लड़ाई में अपने आप को, यदि कोई जब मुद्दा नहीं मिल पाता, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई बात नहीं निकाल पाते, आपको जब अधिकारी के खिलाफ कोई जब आपको साक्ष्य नहीं मिलते, तो आप परिवार पर प्रहार करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती। मालिनी जी, क्या ये आपका अपराध है कि आपके पति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में और उनसे जोड़कर एक कलाकार पर हमला किया जा रहा है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं ये एक कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप अधिकारी की पत्नी तो आपको घर बैठना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि आपकी यदि पत्नियां यदि कुछ करना चाहें जीवन में तो परिश्रम ना करें, घर बैठें। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मैं तो एक मिसाल, दुनिया हम लोगों को मिसाल कहती है कि किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी एक दूसरे के राह में आए हुए अपने बड़ी मर्यादा के साथ इसका पूरा मैंने पालन किया, हम दोनों ने। लेकिन सामाजिक जीवन में प्रायः ये होता है कि जब आप पर इस प्रकार की कोई बात करे, लेकिन आधिकारिक राजनीतिक दल जब राजनीति के नाम पे इस पर प्रहार करता है, क्या होता है, कई बार आदमी सोचता है कि इस कीचड़ में कौन घुसे। शरीफ आदमी हर प्रकार के विवाद से बचना चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है मैं परिवार को विवाद में क्यों घसीटूं कि नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, अब समय आ गया है कि ये चीज़ों को अब कमज़ोर व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है कि अब शांत होने का अब समय नहीं है। अब ये तो या तो सबूत दे, नहीं तो अब ये मैं सुनूंगी नहीं। और वंस एंड फॉर ऑल इस बात को मैं ख़त्म करूंगी, क्योंकि मेरे पति यदि IAS ऑफिसर हैं, देश में बहुत सारे होंगे, जो भी सरकार रही है उनका दायित्व तो सिर्फ देश के वासियों का सेवा करना है। इस समय प्रवासियों के आगमन में मैंने उनको 2-2.5 महीने से जो चल रहा है, पहले CA प्रोटेस्ट से, उसके पहले राम जन्म, मैंने उनको ढंग से सोते खाते पीते नहीं देखा। उत्तर प्रदेश इस समय जिस प्रकार डट के कार्य कर रहा है, पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। मेरे पति हैं जो अपना दायित्व, बहुत सारे अधिकारी हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं अपने ढंग से सेवा कर रही हूँ। आपके चैनल में मैं आई हूँ गायकी के ढंग से, प्रवासियों पे मैंने गाने बजाए। लेकिन आप इन चीज़ों को जोड़ करके आज सिर्फ कि कलाकार पत्नी हूँ, आप उसको, मेरे पति को कमज़ोर करने के लिए वो एक पत्नी का यदि आड़ लेंगे, तो ये जान ले कि मैं जितनी सौम्य एक पत्नी के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे, मैं इस समय अपमान का बदला लेने के लिए तो मैं दुर्गा साक्षात हूँ। मालिनी जी, जिस दल के द्वारा ये ट्वीट किया गया आपको लेकर, आपके पीछे मैं दिखाना चाहूंगा प्रणब मुखर्जी उसी दल द्वारा बनाए हुए राष्ट्रपति, और उन्होंने जो आपको पत्र दिया है, मैं भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूं। इसमें फोटो भी है उसी दल के द्वारा। इसमें साफ लिखा है कि व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको पद्मश्री दिया जाता है। आपका जो गुण है किसी अधिकारी की मोहताज नहीं है, आप लोग गायिका हैं, आपने पद्मश्री उस बल पे कमाया। भैया ऐसा, इस बात को हम लोग कह ही क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग जब मेरे इस बात को जानते भी नहीं थे कि मेरे पति कौन है। मैं देश विदेश पूरी दुनिया में घूमती हूँ और मैंने कभी भी आज तक कोई, शायद मेरे संग कोई, अकेले भी मैं जाती हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं जाता, ना उस परिचय का मैं चाहती हूँ कि कोई परिचय दे। ये एक संयोग है और इस संयोग को लोगों को स्वीकारना चाहिए। और लोगों ने स्वीकारा है, इस बात का सम्मान दिया है कि भाई वो एक अलग काम है, ये अलग काम है। और मैं इस बात जो आपने कही, जहाँ व्यक्तिगत गुणों की आपने लिखा है जिक्र, तो मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि उनके ही दल की बहुत आदरणीय शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने कल भर्त्सना की है इस ट्वीट की, और उन्होंने उसी दल के होते हुए भी अपनी अलग राय रखी और कहा है, मेरे बारे में बताया कि हज़ारों कार्यक्रम मैंने पहले से मैं करती आई हूँ, मेरी गुरु का भी जिक्र किया है, और ये भी बताया कि कैसे बहुत शानदार तालीम। मुझे लगता है वो ऐसा इसलिए भी कहती हैं क्योंकि एक तो बताता है कि वो किसकी बेटी हैं, कि देश के इतने सम्मानित राष्ट्रपति जी की वो आदरणीय उनकी बेटी हैं, और साथ साथ वो एक कलाकार भी हैं। तो कलाकार के सम्मान के लिए खड़ी हुई, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक बात और है, विभिन्न दल से, जूही सिंह जी को भी मैंने देखा, समाजवादी
समाजवादी दल से हैं, जितने भी पत्रकार थे, हमारे मित्र थे, किसी भी दल के थे, वे सामने आए, उन्होंने भर्त्सना की। मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उन सब ने कहीं ना कहीं इस बात की निंदा की। लेकिन उस दल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अभी तक अपना न तो क्षमा मांगी, न ट्वीट अपना अभी तक हटाया है। तो मैं इस लड़ाई को भी आगे ले जाऊंगी। आखिरी सवाल, इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगी? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा है ना, कलाकार लड़ने में विश्वास नहीं करते, कलाकार तो सुर बिखेरते हैं, इस संसार को और बेहतर हो सके ये काम करते हैं। मैं 50 साल से यही काम कर रही हूँ। जब मैं 50 कहती हूँ तो मैं टेक्निकली सही कहती हूँ, क्योंकि मैं 5 बरस से सीखना मैंने शुरू कर दिया, एंड आई एम रनिंग 55। तो ये इतने वर्षों की साधना ये क्या जानेंगे, जब तक शायद कीबोर्ड में टाइप करना लिखना नहीं सीखा होगा इन लोगों ने। मैं तब से कार्यक्रम कर रही हूँ। इतनी बड़ी साधना को एक ट्वीट में हल्के से उड़ा लेना तो भैया गलत बयाना ले लिया है। ये जो आपने आज बोला है मुझे, मैं आपको ये बता दूँ कि कलाकार बिल्कुल नहीं लड़ता, लेकिन एक पत्नी और एक आत्मसम्मान और स्वाभिमानी कलाकार अपने इतने वर्षों की साधना पर कीचड़ कोई उछाल, भाई तुम्हारा कीचड़ तुमको मुबारक, उस कीचड़ में खूब नहाओ, खूब स्नान करो, उसी में लोटो, लेकिन मेरे ऊपर वो पंख को उछालने की कोशिश करी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोर्ट लेके जाऊंगी। कोर्ट लेके जाएंगी। मालिनी अवस्थी का साफ कहना है कि जिस तरीके से कलाकारों को ऊपर प्रहार किया जा रहा है वो निंदनीय है और इस पूरे मामले को वो कोर्ट लेके जाएंगे। मालिनी अवस्थी इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगी, मतलब यह विवाद अभी आगे जाएगा।